हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। ये जो चैप्टर है आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में ये इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे गए, जैसे 2024 में 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे, 2023 में 5 क्वेश्चंस आए थे, 2020 में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे और आप लोगों के इस चैप्टर की जो वेटेज है लगभग 8 से 9 मार्क्स की रहती है। ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ भी चीज आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद इन 30 to 35 मिनट्स में आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। देखो, इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें, एक आप लोगों के पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक मैक्सिमम मिनिमा से आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर ये चैप्टर नहीं भी आता ना तो ये 2 टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप लोग करके जाना, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोग जरूर करके जाना एंड दैट इज सफिशिएंट। एंड मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया आपके बोर्ड्स एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मेक श्योर सेशन को एंड तक जरूर देखना। इस सेशन का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस में आप लोगों को होमवर्क एज अ होमवर्क भी दूंगा, तो आप लोग उनको सॉल्व जरूर करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को जरूर देखना एंड मेक श्योर कि अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जो हमारे पास सबसे पहला और प्यारा सा टॉपिक आता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो यार, ये हमने डेरिवेटिव में भी समझा था कि जब भी अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx जिसको मैं जनरली y से भी रिप्रेजेंट करता हूं, अब इस y को जब मैं x के रिस्पेक्ट में चेंज करता हूं या इसका डिफरेंशिएट करता हूं, जब मैं इसका dy by dx निकालता हूं, dy by dx, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव। तो उसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। So this is what rate of change of y। जैसे आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा हुआ था ना एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, ऐसा सही कुछ अगर मेरे को याद है तो ऐसा सही कुछ होता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो वही ये चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज dy by dx। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास ये जो dy by dx है ये या तो पॉजिटिव होगा बेटा या तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ जाए, अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, y जो है वो इंक्रीज कर रहा है x के साथ साथ। x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर dy by dx पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर dy by dx नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, x इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ सकते हो। तो आपका dy by dx क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डीसी बाई डीएक्स से आप लोग मार्जिनल कॉस्ट को सॉल्व कर सकते हो और डीआर बाई डीएक्स से आप मार्जिनल रेवेन्यू को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस सेशन के पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर जरूर डाउनलोड कर लेना। फिर अगर मैं बात करूं आपके पास कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, तो आपके पास कुछ प्रकार के फंक्शंस होते हैं जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कांस्टेंट फंक्शन एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आओ समझते बारी बारी से। तो देखो यार, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जब आपका dy by dx यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो हमने पढ़ा था विद y विद रिस्पेक्ट टू x, वो अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। यहां पे आपके पास इंटरवल लिमिटेड होते हैं, ए से बी के बीच में हम बात कर रहे हैं, किन्हीं 2 इंटरवल्स के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से ए से लेके बी तक अगर dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इसके ग्राफ की बात करें तो ऐसा ग्राफ आ जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, जब dy by dx ग्रेटर देन 0 हो, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे ग्रेटर देन 0, और इसका ग्राफ कैसा बन जाता है, बिल्कुल ऐसा सा इंक्रीजिंग। यहां पे क्या है, पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ थोड़ा सा, फिर इंक्रीज हुआ। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, सीधा सीधा इंक्रीज कर रहा है, dy by dx ग्रेटर देन 0 है। सेम
डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जब dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? जब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा? जब आपके पास dy बाई डी एक्स, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए? आपका जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहला जाता है। उसी प्रकार से ना तो फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो तो उसका ग्राफ ऐसा। अब इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं इंटरवल के बीच में बात करूं, ए से बी के इंटरवल के बीच में बात करूं, तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है ना। ये तो क्या है? सीधा सीधा इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, बीच में कांस्टेंट भी आया लेकिन इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, यहां पे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आएंगे बेटा आप लोगों के पास मैक्सिमा मिनिमा से। तो मैक्सिमा मिनिमा की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, तो अगर मैं अपने किसी भी एक फंक्शन को उठा ले, तो मान लो ये मेरे पास कोई फंक्शन है fx, है ना। अगर मैं किसी फंक्शन fx का ग्राफ बनाऊं, तो मान लो उसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, कैसा भी ग्राफ कैसा भी बन सकता है। अब आपको ये देखना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पे। तो जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ध्यान से, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिंपल सा फंडा है यार, जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है उस पॉइंट को मैक्सिमा बोला जाएगा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी fc, यानी कि यहां पे जो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट को बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ को देख के या किसी भी फंक्शन की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उस वैल्यू को, इस वैल्यू को बोला जाएगा, इस वैल्यू को बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से अगर मैक्सिमा समझ में आ गया तो मिनिमा भी बहुत सिंपल है। अगर ये मेरे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है? सी पे, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो इस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी fc, फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसे बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। कि मान लो कोई फंक्शन है उसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। इजी है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका एफ डैश एक्स निकाल लो। आप उसका एफ डैश एक्स निकाल लो। फिर उसके बाद आपको यह चेक करना है कि जो उसका जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अभी क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा निकालने, देखो ग्राफ, आप हर क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बना सकते, ग्राफ से आप इजीली बता दोगे, लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं बना पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने के बाद आपको यह चेक करना है कि अगर आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो जिस पॉइंट पे साइन चेंज होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाएगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मान लो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? तो आपको मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप निकाल सकते हो। अब मान लो कई बार आपका मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व नहीं होते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर ये ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो आपको क्या करना है? इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लो। अब आपको क्या करना है? उस पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, याद रखना, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट क्या होगा? मिनिमा होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा, कैसे?
डिटेल में आप लोगों ने चीजों को समझा होगा, है ना। अच्छा, दिस टेस्ट विल फेल्स इफ एफ डैश सी जीरो एंड एफ डबल डैश, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत बार फेल हो जाता है। कब फेल होगा? जब आपका एफ डैश सी जीरो हो जाएगा और एफ डबल डैश सी यानी कि डबल डेरिवेटिव भी जीरो के इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो आपको वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में घुसना पड़ेगा, उसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है। तो मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दो प्रकार के सवाल आप लोग एक्सपेक्ट करोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज सफिशिएंट। चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर में आपके पास कैसे सवाल आएंगे उन चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लो एक सवाल को आपके पास एक फंक्शन है, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इंक्रीजिंग होगा, कैसे मैक्सिमा निकालोगे, कैसे मिनिमा निकालोगे, उन चीजों को समझते हैं। ये सवाल है आपके पास, ये बेटा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में मैं अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना चाहता हूं या फिर मैं अपना मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, यानी कि इसका एक बार ही डेरिवेटिव किया। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 एक्स की पावर 3 - 1 यानी कि एक्स की पावर 2, है ना। डिफरेंशिएशन आता है 6 एक्स स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 12 - 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। 72 - 72 एज इट इज, और 36 का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। यार यहां पे देखो 12 कॉमन ले लिया सबसे, तो अंदर बचेगा ये। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के बाद x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एक आएगी बेटा -2 और एक आएगी बेटा +3, ठीक है ना। एक आएगी -2 और एक आएगी +3। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करना होता है वो देखो। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट -2 है, ये वाला पॉइंट क्या है, 3 है। -2 से पहले और नेगेटिव इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ और उस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो। सब्स्टिट्यूट करने पे अगर आपका पॉजिटिव आ जाए, अगर आपका आंसर देखो, दो ही चीजें आएंगी, या तो 0 आएगा, 0 आएगा वो यहां पे आएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या आएगा, 0 आएगा। इससे पहले या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो आपने चेक किया, जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, मान लो 0 आपने सब्स्टिट्यूट करी तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और अगर जैसे 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे 0 0 -72 नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं 3 के बाद कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करके देखना कोई भी वैल्यू, है ना, इन दोनों पॉइंट्स पे तो वो 0 आएगा, इससे पहले पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा और इसके बाद क्या आएगा आप लोगों के पास, पॉजिटिव आएगा। अब एक चीज को समझो, अब अगर ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव आया आपके पास, dy/dx आपके पास क्या आया है, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया जब dy/dx पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। यही तो बताया है कि y के इंक्रीज होने के साथ साथ x भी इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे होगा, कौन से इंटरवल में होगा बेटा, -∞ से -2 के बीच में, और यहां पे भी पॉजिटिव है तो 3 से ∞ के बीच में, इन दोनों इंटरवल्स में आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आपका फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका dy/dx जब आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आपका फंक्शन कैसा होगा बेटा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव कब आ रहा है आपके पास, -2 से 3 के बीच में, तो -2 से 3 के बीच में आपके पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओपन इंटरवल यूज इसलिए नहीं किए क्योंकि -2 और 3 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल्स, ठीक है जी, इसलिए ऐसा किया गया। अच्छा, अब अगर मैं देखो साइन तो वही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर मैं इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास बेटा -2 पे आपका अगर साइन देखोगे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है, जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे हुआ, -2 पे साइन क्या चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉइंट क्या होता है आपके पास, मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्सिमा हो जाएगा। और जब आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जिस पॉइंट पे देखो, इससे पहले जितने भी पॉइंट्स होंगे 2.99999 कोई भी पॉइंट होगा वहां पे वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन 3.111111 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां इस पॉइंट पे आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका मिनिमा कहलाएगा।
तो जब आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, तो -2 क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब अगर आप ये निकालना चाहते हो कि इनकी वैल्यू क्या है तो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। पूरे के पूरे फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहूं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो इस फंक्शन का अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूं, कहां ये 12 × 24 x - 12, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे क्या करना था, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे, इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है भैया। f' को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, अगर मैं इनको 0 के मतलब इसमें फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूं, डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करूं, तो अगर -2 पे मैं देखता हूं क्या आया है, नेगेटिव आया है। -2 अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, -2 -48 नेगेटिव आ जाएगा, -48 -12 कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा। तो -2 क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा। क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी आपका नेगेटिव होगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट। और जब भी आपका पॉजिटिव होगा, 3 जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका मिनिमा कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक ही सवाल में आपने समझा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सवाल कैसे आएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सॉर्टेड है। अब और अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपके पास कैसे सवाल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अक्सर बच्चा फंसता है और वर्ड प्रॉब्लम में फंसता है। मैंने कूट के आपके पास ऐसे ही सवाल दिए हैं, तो मेक श्योर इनको तो भैया जरूर कर लेना। आ जाओ समझते इसको। कहते हैं क्या, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द एज ऑफ द क्यूब मेजर्स 3 सेंटीमीटर। सवाल को समझो, कहते हैं क्या, कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कहते हैं कि मान लो कोई क्यूब है, उसका सरफेस एरिया अगर s है तो ds/dt टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। टाइम कैसे पता चला, क्योंकि सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि किसकी यूनिट है, सरफेस एरिया की। तो ds/dt जो है आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया गया है कि उसका सरफेस एरिया, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दे रखा है ना। तो वो कितना दे रखा है आपको, 72 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको क्या बताना है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, यानी कि क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या बताना है, dv/dt कब बताना है, जब आपका एज कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, यह आपको बताना है। सिंपल है। मान लो आपके पास कोई क्यूब है, उसकी साइड मैंने मान ली कितनी, a। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, s, जो कि हो जाता है 6a²। अब देखो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको सिर्फ सरफेस एरिया लिखा गया है तो हमेशा आप टोटल सरफेस एरिया यूज करोगे। क्लियर। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम आपको पता नहीं है तो वॉल्यूम हो जाएगा a⁻3, है ना, मतलब a की क्यूब, क्योंकि एज इतनी है। ये दो चीजें आपके पास गिवन है। अब S आपको पता है तो क्या मैं यहां से ds/dt निकाल सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ds/dt अगर मैं निकालता हूं, s की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वही पावर वाला रूल लग जाएगा, है ना। तो 2 आगे आ जाएगा इंटू 6 इंटू a। अब देखो a का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, da/dt। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12a da/dt। ये किसके बराबर है, 72 के बराबर। 12a को इधर भेजोगे, काटोगे इन दोनों को, तो ये कितना बच जाएगा, 6a। तो da/dt आपके पास कितना बच गया है, 6/a। da/dt को अगर मैं समझने की कोशिश करूं ये है क्या, तो da/dt जो है आपका क्या है, अगर आप इसको समझोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, da/dt आ गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भैया dv/dt, वॉल्यूम का निकालना है ना। तो वॉल्यूम का कैसे निकालोगे, देखो da/dt की हमें यहां पे जरूरत थी, इसलिए हमने पहले ये निकाला है। अगर मैं dv/dt निकालूंगा तो वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाऊंगा तो 3 आगे आ जाएगा
a की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3a स्क्वायर। अब a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, da बाई dt। अब देखो मुझे यहां पे मुझे निकालना ये चीज था, a तो मुझे पता था लेकिन da बाई dt पता नहीं था, इसलिए मैंने पहले da बाई dt निकाला। अब बस ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वैल्यू यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 6 अपॉन a, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 6 इंटू 3 18a आ जाएगा। ये 18a क्या है, ये 18a है आपके पास dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब किसी भी पॉइंट पे आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, उसने बोला जब साइड 3 सेंटीमीटर होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है, बहुत बार अक्सर बच्चे यूनिट्स नहीं लगाते जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। आगे अगर मैं आप लोगों को अगला सवाल बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कई बार आपके पास ऐसे सवाल आ जाते हैं। आपके पास बोला गया है कि क्या प्रूव दैट y आपके पास एक फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में आपके पास ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब आपका dy बाई डी थीटा या फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, जब वो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो dy बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर मैं dy बाई डी थीटा निकालूं तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोशेंट रूल लगेगा यहां पे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाई नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। और ये थीटा का डेरिवेटिव करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज माइनस, देखो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और 4 साइन थीटा एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। नीचे वाला टर्म एज इट इज, वो वाला टर्म एज इट इज, है ना। अच्छा ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज। उसके बाद 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कराओगे 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये -1 भी था यहां पे, तो इसका इसके साथ मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो 8 कॉस थीटा एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं 4 बाहर ले लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस अब अगर मैं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाऊं, 2 का स्क्वायर 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 4 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलूं, देखो इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया था, 4 कॉमन लिया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट ओपन करोगे -4 आ जाएगा, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो कहानी यहां पे शुरू होगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये आपके पास हुआ क्या, दोनों से cos थीटा कॉमन आ गया, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हुआ वो आपके पास आया इतना, इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हुआ वो आपके पास आया कितना, इतना। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। देखो आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, आपको इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से सुनो, देखो आपको पता है कि cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है हमेशा, है ना। -1 से किसके बीच में होगी, 1 के बीच में होगी, कोई भी एंगल हो, एंगल कोई भी हो इसके बीच में होगी। लेकिन उसने आपको बोला है कि अगर आपका थीटा इफ अगर आपका थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है तो cos की वैल्यू, cos थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी, 0 से 1 के बीच में होती है ना। cos थीटा की जो वैल्यू अगर मैं इस 0 से 90 डिग्री के बीच में देखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। आप ध्यान से सुनो, नीचे वाला टर्म देखो, cos थीटा की वैल्यू अगर इतनी है तो मैंने क्या किया, यहां पे 2 ऐड किया, यहां पे क्या किया 2 प्लस cos थीटा किया, और यहां पे भी क्या किया
2 ऐड किया तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से 3 के बीच में है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव होगी, और इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो वो भी क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव होगा। यानी कि मैंने बोला क्या कि 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहां पे देखो, ये वाला टर्म आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये नीचे वाला टर्म आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, अगर मैं 4 माइनस कॉस थीटा को समझने की कोशिश करूं, देखो अब ध्यान से सुनो, ये था, यहां पे देखो 0 से बड़ी है कॉस थीटा की वैल्यू, लेकिन 1 से क्या है, छोटी है, उसके बराबर है। अब अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, यही हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था। यानी कि अब मैं 4 ऐड कर देता हूं, 4 ऐड कर दिया, 0 माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, है ना, 4 माइनस 0, सॉरी 4 माइनस 0, ये क्या है, 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो यानी कि 4 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू है किसके बीच में है, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। अगेन क्या मतलब हुआ इसका, 3 से 4 के बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पे मुझे पता चल गया ये वाला वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ऊपर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारा का सारा आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने इस फंक्शन का dy बाई dx निकाला, dy बाई d थीटा निकाला, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन फंक्शन इज व्हाट, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल था, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है। अब ये सवाल अगर आपके पास 1 मार्कर आ गया, ये 1 मार्कर भी आ जाता है, 3 मार्कर भी आ जाता है, 3 मार्कर आएगा, 2 मार्कर आएगा, ऐसे सॉल्व करना है, 1 मार्कर आएगा, कैसे सॉल्व करना है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर, अच्छा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास ये फंक्शन है, तो इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, 5 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और 2x चेन रूल लगेगा, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2, तो 2 cos 2x क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल दूं, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 का बाहर ले लिया, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 sin 2x, ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो आपको dy बाई dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इसको 0 के इक्वल रखना होता है। अगर मैं 2 cos 2x को 0 के इक्वल रखूं, तो cos 2x 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि cos 2x की जो वैल्यू होगी वो या तो cos पाई बाई 2 पे 0 होती है, या फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होती है। cos 0 कब होगा, जब पाई बाई 2 होगा, या फिर 3 पाई बाई 2, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे 0 होगा ना cos, या तो यहां पे या तो यहां पे। अब पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ा था क्या, 0 से पाई बाई 2 के बीच में एंगल था, यहां पे एंगल को कुछ फिक्स नहीं किया गया है, तो आप दुनिया के जहां के सारे एंगल्स ले लोगे, बट अपन लोगों को सिर्फ एक ही साइकिल के एंगल लेने होते हैं, यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, यानी कि 2x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगी। 2x की वैल्यू अगर 3 पाई बाई 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई 4 हो जाएगी। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट पे अब आपको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। कैसे चेक करोगे, f डबल डैश x में, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था ना, f डबल डैश x में, इसमें अगर मैं पाई बाई 4 निकालू, सब्स्टिट्यूट करूं, तो -4 sin 2 इंटू पाई बाई 4, सब्स्टिट्यूट करने पे मेरी वैल्यू कितनी आई, -4, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। अगर 0 से छोटी हुई तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, यानी कि पाई बाई 4 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इस पाई बाई 4 पे फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। फिर, अरे भैया गिर गया,
फिर 3π/4 पे अगर मैं f" को सब्स्टिट्यूट करूं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है यहां पे, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो आंसर आया 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आपके पास वैल्यू आई तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, यानी कि 3π/4 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर मैं फंक्शन में 3π/4, ये फंक्शन में 3π/4 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू, ये क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अब इस सवाल को अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पास आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? मान लो आपके पास क्या है, sin 2x है, तो आपको पता है साइन का जो एंगल होगा, कुछ भी एंगल हो, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन क्या था, 5 + sin 2x ये था। अब अगर मैं यहां पे भी 5 ऐड कर दूं, यहां पे भी 5 ऐड कर दूं, और यहां पे भी 5 + sin 2x कर दूं ये कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास फंक्शन था fx, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि इस पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू 4 से 6 के बीच में रहेगी, यानी कि 4 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आ जाए कभी तो ऐसे करना है। एक और सवाल है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए। तो ये सवाल क्या कहता है, कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। मान लो आपके पास 2 नंबर है, एक है a एक है b, दोनों नंबर्स का सम कितना है, 5। तो अगर बेटा मैं पहले नंबर को x मान लूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 - x हो जाएगा। तो पहला नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ गया, 5 - x आ गया। अब क्या कहता है, इफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट, ध्यान से सुनना, लीस्ट, अगर इन दोनों के क्यूब का सम, क्यूब का सम अगर मैं निकालूं, इन दोनों के क्यूब का सम निकालूं, उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या है, लीस्ट है। अब कैसे पता चलेगा लीस्ट है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसका ds/dx निकाल दिया। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x³ का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो इसका ds/dx कितना आ जाएगा, ये। अब मुझे क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब 30 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या है, पॉजिटिव। और कभी भी आपका डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो यानी कि वो फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, उस पॉइंट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, या ये फंक्शन क्या है आपके पास, लीस्ट है। ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है ना। पॉजिटिव में आपके पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी कि मिनिमम। तो अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो किया था उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 0 के इक्वल जैसे ही मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूं, जैसे ही मैं 0 के इक्वल इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, पहले मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 को उधर भेजेंगे, यहां पे 5 - x का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा, ये आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2, यानी कि 5/2 वो पॉइंट है जब आपके पास इनके सम का क्यूब लीस्ट हो जाएगा, यानी कि एक नंबर आपके पास कितना आ गया, 5/2, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 5 - 5/2, यानी कि दूसरा नंबर भी कितना आ गया, 5/2। अब इनके स्क्वायर का सम अगर मैं निकालूं, वही आपसे पूछा है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, इनके स्क्वायर का सम जो होगा वो हो जाएगा बेटा 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, इतना सॉर्टेड। सो यार ये आपके आज के सेशन का पूरा सार था। अब इस सेशन में और क्या है, तो देखो ये कुछ सवाल हैं जिनके सॉल्यूशंस आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ जो है, मैं तो यही बोलूंगा पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको बना के दिए वो भी मिल जाएंगे, है ना। तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर डाउनलोड जरूर करना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, मेक श्योर कि आप लोग इनको देखना जरूर, ठीक है जी। चलो सो यस गाइज, एक केस स्टडी क्वेश्चन भी है, बस इतना है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।